अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अभी बताइएगा कि आप देख पा रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। देख पा रही हैं क्या? यस सर। शुरू करें? Sure, sir. Good evening, everybody, and welcome to today's session organized by the Department of Political Science, Guru Nanak College, Dhanbad. Today's lecture is based on Machiavelli, a modern political thinker. And we have with us a guest of great repute, Professor Dr. B.K. Sinha. Now, I would request Dr. Meena Malkhandi, Head Department of Political Science, Guru Nanak College, Dhanbad, to kindly take over the session. Thank you, Varsha. Good evening to all of you. नमस्कार, मैं मीना मालखंडी, HOD पॉलिटिकल साइंस, गुरु नानक कॉलेज धनबाद, आज की ऑनलाइन व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर B.K. सिन्हा जी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हमारे आदरणीय तथा सम्मानीय प्रिंसिपल सर, गणमान्य शिक्षक शिक्षिका और सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। यह एक सुखद पल है जब हम सबको B.K. सिन्हा सर के विचारों से लाभान्वित होने का ये दूसरा अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पहले सितंबर 2019 में आयोजित व्याख्यान माला में हमने सर को प्रत्यक्ष सुना था। आज एक बार फिर हमें स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। जैसा कि सर्वविदित है कि एक और कोरोना काल ने जहां हम सबके बीच एक दूरियां कायम कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल माध्यम ने दूरियों को कम करने का काम किया है, जिसके फलस्वरूप आज हम एक दूसरे को देख सुन रहे हैं। सर को इस माध्यम से अपने बीच पाकर हम बेहद उत्साहित और आशान्वित हैं। आज का टॉपिक है मैकियावेली, द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। सर, सम्मान और आदर के साथ आपको अपने विचार रखने के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ। धन्यवाद मीना जी। जी, थैंक यू सर। आदरणीय डॉक्टर पुरलेंदु शेखर जी, प्रिंसिपल गुरु नानक कॉलेज धनबाद, honorable members of the college managing committee, my fellow teachers, and my dear students. Now, at the very outset, I take this opportunity to thank you all for getting me opportunity to interact with a cross section of students as well as my fellow teacher colleagues. अभी जैसा हम सभी जान रहे हैं कि आज के वेबिनार का जो विषय है वो विषय मैकियावेली अ मॉडर्न थिंकर है। जैसा कि मीना जी ने भी कहा जो कि आज के संदर्भ में जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से ग्रस्त है, अभी उसकी चुनौतियों का मुकाबला कर रही है,
अभी ऐसे में एक ऐसे थिंकर के बारे में बातें करना, अभी जिसके नाम से तो हम आप अच्छी तरह परिचित हैं जो, लेकिन अगर फेस वैल्यू में हम चीजों को ले रहे हैं तो ऐसा हमें मालूम पड़ सकता है कि अभी मैकियावेली ही क्यों, अभी क्या हम गांधी आज के संदर्भ में जो कोविड की चुनौतियां हैं, अभी उन चुनौतियों के लिए कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं दिखाई देते? अभी गांधी, एक और गांधी जहां हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज के प्रसंग में, वहीं यदि हम मैकियावेली की जो चिंतन धारा है, अभी उस चिंतन धारा को यदि हम विस्तार से समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे जो कि मैकियावेली की प्रासंगिकता भी आज के संदर्भ में उतनी ही है जितनी गांधी या गांधी सरीखे दूसरे जो चिंतक हुए हैं उन चिंतकों। लेकिन अभी यहाँ आज की तारीख में इस समय हमारा पूरा ध्यान मैकियावेली के ऊपर केंद्रित होगा। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे जो कि मैकियावेली एक आधुनिक राजनीतिक चिंतक, अभी उसकी उपयोगिता आज के संदर्भ में कितनी है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आप सबों का ध्यान दो बातों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप अभी उन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जो अन्य बातें हम करेंगे आपसे, अभी उसको जोड़ते हुए आप देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अभी वो दो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा आपको अपने बैक ऑफ माइंड पे ध्यान में रखना होगा कि एवरी पॉलिटिकल फिलोसोफर, or for that matter any thinker of any period, now is a child of his or her time, meaning thereby कि जिस एनवायरनमेंट में जो फिलोसोफर है, जो थिंकर है, जिस एनवायरनमेंट में उसका जन्म हुआ, जिस एनवायरनमेंट में उसका भरण पोषण हुआ, अभी उसके उस कालखंड का उसके जीवन पर, उसके विचारों पर, उसके आचरण पर गहरा प्रभाव देखा जाता है। स्वाभाविक रूप से जो अभी हम उन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि कैसे मैकियावेली के चिंतन पर उनका जो जीवन काल है, उनका जो कालखंड है, जिस कालखंड में वो रहे, अभी उस कालखंड ने उनके चिंतन को किस हद तक प्रभावित किया। नंबर वन। नंबर टू जो हम चाहेंगे कि आप अपने ध्यान में रखें, आप गौर करिए जो कहते हैं कंटेम्पररी पॉलिटिक्स। अभी कंटेम्पररी पॉलिटिक्स चाहे डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबल हो, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स लार्जली पावर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाता है। और आज का जो पावर पॉलिटिक्स है, अभी उस पावर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैकियावेली का जो चिंतन है, जो मैकियावेली की जो फिलॉसफी है, अभी उसके जो विचार हैं, अभी वे विचार किस हद तक विस्तारित होते दिखाई देते हैं। तो इन्हीं दो महत्वपूर्ण बातों की पृष्ठभूमि में अभी मैकियावेली से संबंधित मैं अपना पक्ष आपके सामने रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए
उपयोगी होगा। अपनी प्रस्तुति में मैं मैकियावेली एक मॉडर्न थिंकर है, और अगर वो मॉडर्न थिंकर है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले जो हम आपके साथ जो पॉलिटिकल थॉट का टाइमलाइन है, जो अभी उस टाइमलाइन के बारे में हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। और उस टाइमलाइन के बारे में चर्चा करने के उपरांत जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है और जिसका मैकियावेली एक रिप्रेजेंटेटिव थिंकर है, उसका एक ओवरव्यू हम आपके सामने रखेंगे। और उस ओवरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में जो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे जो कि मैकियावेली अगर मॉडर्न थिंकर है तो वो मॉडर्न क्यों है। दूसरे शब्दों में हम कहें, इन अदर वर्ड्स, कि वेयर डज मैकियावेली स्टैंड इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। और फिर इसी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम मैकियावेली के लाइफ एंड टाइम की ओर आपको ले जाना चाहेंगे। नाउ बिफोर आई डिस्कस मैकियावेली एज फादर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म and his explanation as to why there should be a state, what is the reason of having a state. तो इन्हीं ब्रॉड पॉइंट्स को लेकर मैं आज के वेबिनार में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि जो टाइमलाइन ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स है, अभी पॉलिटिकल इवेंट्स का टाइमलाइन ड्रॉ करना अपने आप में बहुत आसान नहीं होता। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इवन देन, नाउ फॉर कन्वीनियंस, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट वी सी दैट स्कॉलर्स हैव डिवाइडेड the timeline of political events now into three broad periods. And what are those three broad periods? Those three broad periods are ancient, medieval, and modern. Now, so far as ancient and medieval political thought is concerned, जिसकी अवधि 400 BC से 1500 AD तक बताई गई है। अभी ये वो दौर है जो जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो चिंतक हैं, अभी उन चिंतकों में जो यूनानी चिंतक सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल आते हैं, तो वही मध्यकालीन जो थिंकर्स है, एक्विनास और ऑगस्टीन का हम नाम लेते हैं। जहां तक मॉडर्न पीरियड का प्रश्न सवाल है, तो कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड की शुरुआत 1500 से होती है। और ये जो मॉडर्न पीरियड है, उस मॉडर्न पीरियड को भी कन्वीनियंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग से के लिए दो बड़े हिस्सों में बांट कर हम देखते हैं, अर्ली मॉडर्न पीरियड एंड लैटर मॉडर्न। तो जहां तक मैकियावेली का सवाल है, जो मैकियावेली अर्ली मॉडर्न थिंकर्स के रूप में जाने जाते हैं। अभी मैकियावेली अकेले अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर नहीं है, और भी दूसरे थिंकर्स हैं, जिनमें मार्टिन लूथर का नाम भी आता है, कैल्विन का भी नाम आता है, कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो थिंकर्स हमारे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स, उनका नाम भी आता है, मोंटेस्क्यू का नाम आता है, यूजो ग्रॉसस का नाम आता है।
यूटिलिटेरियन थिंकर्स जो हैं उन थिंकर्स का नाम आता है, इनके साथ हम कहते हैं कि एक नई फिलोसफी शुरू होती है। अर्ली सोशलिस्ट का नाम आता है, मार्क्स और एंजल्स का नाम आता है, एंटोनियो ग्राम्स्की का नाम आता है। Sorry, sir. Sorry to interrupt. Sir, you have gone mute actually. You will have to unmute yourself. Now, am I audible now? Yes, sir. That's better. So I think you have again gone mute. Yes, that's better. Okay. तो मैं आपसे कह रहा था कि मैकियावेली अर्ली मॉडर्न पीरियड जो पॉलिटिकल थॉट का है, अभी उस अर्ली मॉडर्न पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस बात को हम ध्यान में रखकर चलें। अभी इन्हीं बुनियादी बातों के साथ अभी हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है और उस मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं, अभी वो मुख्य बातें क्या हैं? अभी उन्हीं मुख्य बातों को समझने के लिए I would like to draw your attention to two now very important now events of the period, namely Renaissance and Reformation. कहते हैं Renaissance जो modern political thought है, modern political thought is a product of these two important events, namely Renaissance and Reformation. और इस Renaissance और Reformation events के साथ हम क्या नोटिस करते हैं कि होस्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज का इमर्जेंस होता है। अभी वो पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे? उन पॉलिटिकल आइडियाज में जो which are of key importance, I will list only those considering the time limit we have. जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है इस मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का, वो सबसे महत्वपूर्ण विचार है पॉलिटिक्स रिलीजन डाइकोटमी। पॉलिटिक्स रिलीजन डाइकोटमी। अभी रेनेसां और रिफॉर्मेशन के साथ अभी हम क्या देखते हैं कि यदि सेकुलर पॉलिटिक्स की बुनियाद यदि न भी पड़ती हो तो ये दौर है जब पॉलिटिक्स रिलीजन के चंगुल से बाहर निकल पाता है। यानी मिडिल एजेस में जिस तरह से चर्च और पैपेसी का इम्पैक्ट था, अभी उस इम्पैक्ट के कारण हम आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स now was at the back seat, was occupying the back seat. अभी ये बड़ा डेवलपमेंट है रेनेसां और रिफॉर्मेशन के फलस्वरूप। और वो डेवलपमेंट क्या है कि in this period politics got freed from the clutches of the church of the Middle Ages. दूसरा जो बड़ा विचार है जो इस पीरियड का, वो विचार ये है कि the period saw an emergence of a new economic order. A new economic order. अभी वो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है?
अभी वो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूडल पास्ट now got replaced by what we call industrial society, a society which was characterized by a class conflict, and that class conflict which we find to be the crux of Marxian philosophy. So in a way you see कि इस पीरियड ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में हम क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो पॉलिटिकल आइडियाज दो बड़े हिस्से में बंटे हुए दिखाई देते हैं। अभी वे पॉलिटिकल आइडियाज या तो मार्क्सियन है या फिर आप कहें कि नॉन मार्क्सियन। अभी इसी दौर में आप देखेंगे जो एक और नया विचार जो उभर कर सामने आता है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं, वो है कि आइडियलिज्म ऑफ द पास्ट नाउ गॉट रिप्लेस्ड बाय मटेरियलिज्म ऑफ द न्यू ऑर्डर। Not only this, early 17th century now saw the emergence of a key political idea. And what was that key political idea? That key political idea was the idea of the state. The idea of politics, which had suffered severe beating during the Middle Ages, now got revived following Renaissance. अभी रेनेसां के साथ हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिक्स का रिवाइवल होता है। ये दो तीन मुख्य बिंदु हैं जो राजनीतिक चिंतन का जो आधुनिक कालखंड है, उस आधुनिक कालखंड को आप कह सकते हैं कि उसका चित्रण करती है। अभी इस आधुनिक कालखंड में मैकियावेली की स्टैंडिंग हम कहां देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, अभी इस पर हम गौर करें। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली का जो स्थान है, अभी उस स्थान को समझने के लिए जरूरी है कि हम मैकियावेली की जो राइटिंग्स है, अभी मैकियावेली की राइटिंग्स को हम समझे। और जब हम मैकियावेली की राइटिंग्स की बात करते हैं तो हम उनके दो राइटिंग्स का उल्लेख करते हैं। एक जो उनका मैग्नम ऑपस द प्रिंस है, और उनकी जो दूसरी बड़ी कृति है जो कहते हैं, वो बड़ी कृति है डिस्कोर्सेस। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में मैकियावेली का जो स्थान है, जो पोजीशन है, जो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट दैट, व्हाट वी नीड टू डू इज टू रीड हिज राइटिंग्स, स्पेशली द प्रिंस, जब हम मैकियावेली के राइटिंग्स को खंगालते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि he was the first thinker ever to have unequivocally spoken of the politics-religion dichotomy. That is, politics, religion being two different domains, independent domains. अभी इसी को हम दूसरे शब्दों में जो व्यक्त करते हैं, जो व्यक्त किया जाता है राजनीतिक चिंतन के अध्ययन में, तो इसे हम कहते हैं कि he was the first ever thinker to have spoken of autonomy of political sphere. Autonomy of political spheres. First ever thinker to have spoken of moral indifference. Moral indifference.
So this is what makes Machiavelli special. But point to be noted here is that while he speaks of politics religion dichotomy, he speaks of politics morality dichotomy, autonomy of political sphere, but he never denounced religion and morality. Now he is of the opinion that domain of morality and religion, domain of morality and religion is at variance with that of politics. And so he asks his prince, by which we mean the ruler, asks his prince to maintain this without fail, meaning thereby that he must not mingle politics with morality, politics with religion. Now he in his observation holds, and it appears bold and clear in his writing, the prince, that religion makes men feeble and easy prey to the designs of evil men. But when he makes this observation, now he does not suggest men to be immortal and anti-religious. Now he is of the view that in order to be successful, the king, the ruler, the prince must separate politics from religion and morality. आज के कॉन्टेक्स्ट में भी जो गए थे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी जो गए, हम आप गौर करते होंगे कि अभी ये बात जोर शोर से उठती रही, जहां हम देखते हैं कि राजनीति और धर्म के बीच एक घालमेल के जरिए से अभी कैसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट को फर्दर करने की कोशिश है। अभी वो हमारे डिस्कशन का विषय यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। अभी मैकियावेली कहता है जो कहते हैं कि जो प्रजा है, अभी प्रजा राजा को ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण अभी उसकी वो प्रशंसा कर सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक मामलों में वो विफल होता है तो प्रजा उसको कभी माफ नहीं करती। What he is trying to say is that subjects never forgave ruler for his failure in political affairs. और इस बात को केवल मैकियावेली ने ही नहीं, many thinkers following him have spoken of the virtues of the ruler and virtues of the subjects, now being altogether different. Mind you, what is notable of Machiavelli is his idea of virtue is not that of conventional type. Then what is his idea of virtue, which he expects his prince to follow? He says that the prince must follow a virtue, now which is creative. Let us understand what is creative virtue now according to Machiavelli.
Machiavelli's, that creative virtue, according to Machiavelli, is that the king, the ruler, must uphold the unity and integrity of the state and maintain a good administration. That is the supreme virtue of the ruler. That is the supreme virtue. So he says that what happens if the prince or the ruler is unable to keep this virtue? He says that if the prince is unable to keep this virtue, now he will be deemed unfit to command compliance of his subjects. तो वर्चू की जो परिभाषा मैकियावेली ने की है, जो आप गौर करेंगे, जो अभी वो परिभाषा बहुत ही व्यावहारिक परिभाषा है, जो शासन के परिप्रेक्ष्य में वो परिभाषा है। और शासक का परम कर्तव्य, मैकियावेली कहता है कि राज्य की जो एकता और अखंडता है, अभी उस अखंडता को अक्षुण्ण रखना है और सुशासन सुनिश्चित करना है। So by propounding this view, you can see that Machiavelli happens to lay foundation of a new norm in politics. And what is that new norm? That politics has nothing to do with the conventional type of morality or conventional type of ethics. Now, what is his virtue? To Machiavelli, power is elementary to politics. And this we all find to hold good. Now, even in today's world, now be it domestic politics or global politics. And what is that? That power politics, which we also term as practical politics many times, now hardly attributes full value to morality or religion. So if at all Machiavelli was vocal for separation of politics and religion, mind you, now he was definitely guided by the prevailing conditions of his time than by his personal preferences. Now this shows how practical Machiavelli was now in his outlook to politics. Therefore, we say that he and his philosophy was the child of his time. To further appreciate this, we need to track the life and time of Machiavelli in brief. Well, Machiavelli is said to have been born in Florence, Italy in 1469 and passed away in 1527. Now, what is interesting about his life is that he was enrolled to the public service of his native state, Florence. And being enrolled to the public service, now he was in close contact with what we call high echelons of the state administration. Now he made, in other words, a member of the inner circle of the policy process in Florence.
So we can well imagine the kind of insight in administration now he must have had at that point of time. लेकिन होता क्या है जो कहते हैं कि for some charges or the other, now he had to lose his job in 1512. लेकिन जॉब का चला जाना हम क्या देखते हैं कि मैकियावेली के लिए जो अभी बून इन डिस्गाइज प्रूव होता है। मैकियावेली पब्लिक सर्विस से बाहर रहते हुए अपना समय एकेडमिक वर्क में डिवोट करते हैं और उसी का परिणाम हम उनके जो पब्लिकेशंस हैं द प्रिंस और डिस्कोर्सेस के रूप में अभी हम देखते हैं। जहां तक द प्रिंस का सवाल है, अभी उसका जिस्ट क्या है कि दैट प्रिस्क्राइब्स डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रिंस, whereas discourses depicts dissection and analysis of the state. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Machiavelli made in the fullest sense the child of his native state of Florence. अभी फ्लोरेंस की का जो परिवेश है, जो एनवायरनमेंट है, फ्लोरेंस की उनके जीवन काल की जो घटनाएं हैं, द एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेम्पररी इवेंट्स ऑफ फ्लोरेंस will had sweeping impact on him and his philosophy. अभी हम आप जानते हैं कि रेनेसा, इसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया भी है आपसे, had heralded a great upheaval in Europe in general and Florence in particular. Now, upheaval in not only the social and political spheres, but in economic spheres as well. अभी फ्लोरेंस जो मैकियावेली का नेटिव प्लेस है, जो उसका बर्थ प्लेस है, हम क्या देखते हैं कि अभी इटली को 5 हिस्सों में बांटा गया। अभी उन 5 हिस्सों में एक हिस्सा अभी फ्लोरेंस हुआ करता था। फ्लोरेंस हुआ करता था। नेपल्स, मिलान, वेनिस एंड वेटिकन were the other things. मैकियावेली का ऐसा मानना था कि it was this division of Italy into 5 states had wreaked havoc on Italy, resulting in acute backwardness, corruption, and mismanagement. So amidst this, what we see that unification of Italy made the burning issue of the day. Unification of Italy made the issue of the day. Now, Machiavelli strongly felt that progress without unification was never possible. Hence, he was convinced that a strong and powerful ruler was the need of the time. Only a powerful prince could save Italy. So these were the conditions which led Machiavelli to further what we call the idea of absolutism.
So my next point is that Machiavelli was the father of absolutism. And this idea of absolutism now is a very important idea of modern political theory, modern political thought. Now, elaborating upon his idea of politics-religion dichotomy, now Machiavelli underlines that in political matters, the king shall be absolute. The king shall make the final word. The king shall be all powerful. And this is vindicated in view of the fact that in the wake of Renaissance and Reformation, there had taken place a drastic cut. There has taken place drastic cut now in the powers of the church and the papacy. तो चर्च का जो डिक्लाइन है, अभी उस डिक्लाइन से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, now that vacuum came to be filled up by the absolute royal power. That absolute royal power, which had been successful in defeating now feudal constitutionalism in almost whole of यूरोप. लेकिन यहां पर मैं ये बात ध्यान में रखना जरूरी है, ये प्रश्न हमारे मन में अभी उठ सकता है, उठना भी चाहिए, और वो प्रश्न है कि why the absolute monarchy became the order of the day in European politics. कहते हैं कि both Renaissance and Reformation, the events of the period, now came to enlighten people's mind, thought, and outlook. Now, which in turn ignited them to go out in search of money and wealth. इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात हम लोग कर रहे थे, जो कहते हैं अभी संकेत उसी ओर है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स which was local and limited during the medieval times or in the past, now expanded considerably. And this led to concentration of or creation of a new wealth. Now, in few hands, few nations. The nobility of the past now gave way to a new capitalist class. अभी नए पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव होता है. And the capitalist class, now in order to secure its wealth and prosperity, was much eager to control the administration and military of the state. So what they did, that they favored an absolute monarchy in all practical senses. But we must take note of the point. But they wanted the king to be only a virtual ruler, not actual ruler. So they wanted state, the capitalist class wanted the state to be under their control.
and which they wanted to ensure by advocating need for an absolute monarch. Now Machiavelli could well appreciate now this state of Italy, the state of Florence, his birthplace, and believe that only an absolute monarchy now could salvage Italy now from its morass, क्योंकि इटली जिस दलदल में फंसा हुआ था जो only an absolute monarchy can usher in economic progress. Now, since he had a keen and practical outlook to politics, now he could see Italy weak politically and militarily, and could see Italy stand cornered in European politics. Now, it was this prevailing situation of the time, now which compelled him to strongly argue for a powerful, strong monarchy. The state of Italy, now he was very much pained with that. So he wanted to save Italy at any cost, by hook or by crook, and could appreciate in absolute monarchy the decisive solution. So what he further says, he calls for some action on the part of state, on the part of the ruler. Howsoever selfish, cunning, and without moral justification that state action, the action of the ruler might be. और हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभी इन्हीं बातों के लिए मैकियावेली के जो क्रिटिक्स हैं, अभी क्रिटिक्स ने मैकियावेली की कड़ी निंदा की, लेकिन अगर हम इम्पैशनेट होकर ऑब्जेक्टिव तरीके से जो मैकियावेली के जो विचार हैं, मैकियावेली का जो तर्क है, अभी उसको हम यदि समझने का प्रयास करें तो दूसरी ओर अभी हम मैकियावेली को एक देशभक्त और एक राष्ट्रवादी के रूप में भी देखते हैं। एक ऐसा देशभक्त और राष्ट्रवादी जो अपने राज्य की पीड़ा से व्यथित था। अभी उसका मानना था कि राजनीति को धर्म से पृथक कर ही इटली की जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को जो शासक है वो शासक इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से एड्रेस कर सकता था। और यहीं पर आप देखेंगे जो कहते हैं मैकियावेली का राज्य को लेकर, जो राज्य के अस्तित्व को लेकर जो आर्गुमेंट है कि वाई स्टेट, अभी उभर कर सामने आता है। His idea of region of the state, why there should be a state, why should we obey the state, why subjects should obey the state. So his idea of region of the state is the most revolutionary of his idea of politics. अभी इसको थोड़ा हम समझें जो कहते हैं कि ये कैसे रेवोल्यूशनरी है। From Plato through Middle Ages, now to the Renaissance. अगर उस पीरियड की पॉलिटिकल राइटिंग्स को हम स्कैन करें तो उन पॉलिटिकल राइटिंग्स में जो कॉमन डिनोमिनेटर हम देखते हैं, वो कॉमन डिनोमिनेटर है द एंड ऑफ द स्टेट,
यानी कि सारी की सारी पॉलिटिकल राइटिंग्स एंड ऑफ द स्टेट को फोकस करती, और एंड ऑफ द स्टेट को फोकस करते हुए वो उन राइटिंग्स में पॉलिटिकल पावर को एक केवल एक मीन्स के रूप में, एक साधन के रूप में बताया गया। साध्य है राज्य, और ये पॉलिटिकल पावर जो कि एक साधन है, इस साधन के जरिए जो क्या कुछ हासिल किया जाना है, तो हासिल किया जाना है हायर एंड्स। व्हाट आर दोज हायर एंड्स? हायर एंड्स सच एज जस्टिस, गुड लाइफ, फ्रीडम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इससे बिल्कुल इतर, जब हम पॉलिटिकल मैकियावेली की राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मैकियावेली होल्ड्स पॉलिटिकल पावर एज एन एंड इन इटसेल्फ, और उसके लिए मीन्स क्या है? वो कहता है कि मीन्स आर दोज which are most suited to acquire, retain and expand power, which means to Machiavelli the state without power is almost a naught, is nothing. Is nothing. Therefore, now in one of the recommendation, one of the do's that he recommends to his prince, Machiavelli says the prince must acquire power by all means. Now here, well, Machiavelli may seem to have been inspired by our Kautilya. जहां कौटिल्य साम दाम दंड भेद अभी इन नीतियों की बात करता है कि अभी वो क्यों महत्वपूर्ण है. Why prince must acquire power by all means? Because when prince is powerful, now he will be able to follow the virtue which Machiavelli terms as creative. And what is that creative virtue of the prince? Upholding the unity and integrity of the state and maintaining good administration. So prince is to acquire power to make the state self-sufficient. जो हम सेल्फ सफिशिएंट स्टेट की बात कर रहे हैं, मैकियावेली कर रहा है. तो अभी कल ही 15 अगस्त अभी हमने मनाया है, और दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में अभी जिस बात को रेखांकित किया है, अभी वही जो रेखांकित किया है वो क्या है? वो आत्मनिर्भरता है. मैकियावेली भी सेल्फ सफिशिएंट स्टेट की बात कर रहा है. निश्चित तौर पे जो कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उनका आत्मनिर्भरता का जो विचार है, अभी वो पूरी तरह से मैकियावेली के सेल्फ सफिशिएंट स्टेट से जो अभी उसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन हम एक सिंबल हम वहां देख पाते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट only a powerful ruler, powerful king, powerful state, self-sufficient state can compete with other states of the comity. Machiavelli says that a state may have many ambitions to pursue, but seeking and strengthening power for itself now makes or must make its preeminent goal. अभी यूं तो राज्य के अभी अनेकों दायित्व हैं, अनेकों उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं,
लेकिन उनमें जो सर्वोच्चता रखता है, जो सर्वोच्च स्थान रखता है अभी, वो क्या है? वह है राज्य को मजबूत बनाना. Therefore, Machiavelli holds that a prince must build on sound foundation, lest he meets the grief. तो अगर राजा राज्य की बुनियाद मजबूत नहीं बनाता है तो फिर उसे जो कहते हैं निराशा झेलनी पड़ सकती है, निराशा का सामना करना पड़ेगा. Now, elaborating further on the sound foundation of the state, Machiavelli says that there are two main foundations of every state. What are those two main foundations of state? Those two foundations are good laws and good arms. Good laws and good arms. अच्छे कानून और मजबूत सेना, ताकतवर राज्य का होना. Well, Machiavelli is fully conscious of law being the mainstay of the foundation of the state. No, because we already know that he talks of a well-ordered and properly constituted state. Therefore, he says that the prince, the ruler, first of all, shall try to administer with the help of law. यहां हम ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है. And where necessary, the army shall be called in. अभी एक और वो कानून की जो भूमिका है, कानून की जो महत्ता है राज्य के निर्माण में, अभी उसको तो स्वीकार करता है, लेकिन अभी सैन्य ताकत के प्रयोग को लेकर भी उसको वर्जना नहीं है अगर परिस्थितियां माकूल हो. So he advises his prince to rely mainly on law as instrument of justice. And here I must make it straight to you that Machiavelli seems to have been inspired by a famous ancient Greek lawgiver, Solon. At the same time, you will see that Machiavelli is also fully aware of the human nature. And he says that human nature, which is largely selfish, corrupt, egoist, self-seeking, the human nature is not always up to standard. It's not always up to standard, not always up to mark. तो एक तरफ तो वो कह रहा है कि ह्यूमन नेचर के लिमिटेशंस की ओर हमें ले जा रहा है, उस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहा है. At the same time, he says that good laws are often inadequate to fight such human nature. अब कनेक्ट वहां देख सकते हैं. एक तरफ वो कह रहा है जो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज नॉट ऑलवेज अप टू स्टैंडर्ड, और फिर वो कह रहा है कि गुड लॉज आर ऑफन inadequate to fight such human nature which is not up to standard. In this situation, well, we can easily infer that his advocacy for use of force becomes imperative to fight such an eventuality where human nature is not up to standard. So here he
seems to closely resemble now with the ideas of Thomas Hobbes. He is a state of nature, if we were to recall. But he advises his prince. And what he advises his prince? He advises that he must know the right use of both. The right use of law and right use of power. Right use of law and power in order to survive the best. So we can see that his prince is not like the philosopher king of Plato, but his prince is an able and powerful administrator. So here he seems to entrust now both the power of lawmaking and administration now in the same hands, in the hands of the king in the state. And this is distinctive of Machiavellism. Thank you. I hope I haven't transgressed the time limit. No, sir. Thank you very much. You never had any time limit, but we are very thankful towards you that you spent so much of energy and time on discussing these things to our students. Thank you very much, sir. With this, we come to almost towards the end of the session. Now, I would request Dr. Meena Malkhande to kindly take over. थैंक यू सर. सर, अभी बच्चों का जो क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, आपने जो डिस्कस कर दिया है सर, वही क्वेश्चन बच्चे पुट कर रहे हैं. अच्छा. सेम क्वेश्चन जो आप डिस्कस कर चुके हैं, वही क्वेश्चन बच्चे अराइज कर रहे हैं. तो इसीलिए हम उस क्वेश्चन को आपको पर्सनली भेज देंगे, मेल कर देंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, हम एक बात आपको बताना चाह रहे हैं सर कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का जो भी काम हम लोग शुरू किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा ही ये मतलब मार्गदर्शन दिया गया है. मतलब किस तरह से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज को सर. यस सर. मीना जी, हम बीच में आपको रोक रहे हैं. जी सर. अभी आप बहुत फॉर्चुनेट हैं जो कहते हैं कि शेखर सर में आप लोगों को एक ऐसा लीडरशिप मिला है जो अभी जिसका लाभ लेते हुए आप लोग बहुत आगे जाएंगी और आपने उस और ऑलरेडी जो कदम बढ़ा दिया है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. सही में सर हम लोग के लिए बहुत लकी है सर कि हम लोग सर के साथ काम कर पा रहे हैं. हम लोग बहुत लकी हैं. इनफैक्ट हम लोग बहुत लकी हैं सर. इतना अच्छा से हम लोग को इस सीरीज को शुरू करने में अपना मार्गदर्शन दिए हैं कि आज हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को कर पा रहे हैं. और सर ये मेरा सेकेंड लेक्चर सीरीज है. थर्ड मेरा जो सीरीज है वो है सर 22 को. तो ये हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि प्रिंसिपल सर ने इस काम को हम लोग के थ्रू से शुरू करवाया. तो हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको भी धन्यवाद देते हैं. साथ ही में हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सर प्रिंसिपल सर को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं. और वोट ऑफ थैंक्स के लिए अब नीता मैम को मैं बुलाना चाहती हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे डिपार्टमेंट में. डॉक्टर नीता ओझा, ओवर टू यू. थैंक यू मीना. गुड इवनिंग सबको. आज राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में द्वितीय लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया और जिसका विषय था मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतक. इस आयोजित विषय पर हमारे प्रमुख वक्ता थे डॉक्टर BK सिन्हा सर. सर, आपने जो हमें इसके ऊपर जानकारी दी है
अति महत्वपूर्ण जानकारी दी है और आपने हमारे लिए जो अपना बहुमूल्य समय निकाला है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। वर्तमान समय में आज की राजनीति में अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, आपने जो विचार व्यक्त किए हैं वो सबके लिए अति लाभान्वित है। इससे हम सब बहुत लाभान्वित हुए हैं और हम आपके बहुत आभारी हैं सर। आपको फिर मैं एक बार धन्यवाद देती हूँ। अब मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर को। सर, हर विकट परिस्थिति में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है और आपके प्रयास के फलस्वरूप ही हम इस प्रकार के पॉजिटिव कार्यक्रम को आयोजित करने में सक्षम हो रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और डिपार्टमेंट भी आपको बहुत धन्यवाद देता है। अब मैं राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मीना मालखंडी और हमारे महाविद्यालय के जो अन्य विभाग हैं उनके भी सब अध्यक्ष को धन्यवाद देती हूँ। मैं मेरे सहयोगी गण जो कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपना समय दिया है, उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ और साथ ही उन सभी छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और अंत में टेक्निकल सहयोग के लिए मैं डॉक्टर वर्षा सिंह को स्पेशल धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नाउ ओवर टू मीना। सर, आप सुन रहे हैं? जी जी। प्रिंसिपल सर। सर, हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर, आप एक लाइन ब्लेसिंग्स जरूर दीजिए और हम लोग एंड करेंगे। हम भी चाहते थे कुछ कहना। यस सर, यस सर। First of all, I thank Professor B.K. Sinha. Once again, he has obliged me by agreeing to deliver this talk. And it was so well discussed. हम लोग तो लिटरेचर पढ़े हैं, मैकियावेली, सेनेका वगैरह को हम लोग 16th सेंचुरी लिटरेचर में ही ज्यादातर पढ़े हैं। जैकोबियन ड्रामा एंड शेक्सपियर में सेनेका एंड मैकियावेली वगैरह का रेफरेंसेस बहुत है। जी जी। And Machiavelli has always been one of the practical and wise philosophers. That is what always occurred to me. आज आपका ये जो talk था, it was really illuminating, बहुत बढ़िया था। And I'm sure कि ये जो political science department का 3 lecture का इन लोगों ने series किया है, उसका 2nd lecture तो अच्छा था, 3rd में भी ये लोग अच्छा करेंगे। And thank you very much for your well discussed and very good talk. Thank you again. Thank you, Thank you, Meena. It was a good effort. Thank you so much, sir. Your blessings. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.